हेलो गाइज, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइज, मेरा नाम राहुल मंडल है और स्वागत है आप सभी को आज इस सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाला है क्रैश कोर्स के बारे में। ठीक है, तो ये क्रैश कोर्स हम लोगों ने आज ही लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को लॉजिक यूनिट 9, ठीक है, अगर सिलेबस में देखोगे तो आप लोगों को लॉजिक का सिलेबस मिल जाएगा। तो इस लॉजिक से रिलेटेड जितना सारा सिलेबस है, ठीक है, एनटीयूजीसी नेट सेट गेट में, ठीक है, वो सब हम एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, हर एक छोटा छोटा जो टॉपिक है वो सब यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग हमारे साथ देंगे इस कोर्स को सक्सेसफुली बनाने के लिए। ये संपूर्ण फ्री है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इस सेशन से आपको कुछ क्वेरीज या फिर कुछ डाउट्स आते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके जाइए, ताकि हम आपका जो कमेंट्स का रिप्लाई है वो नेक्स्ट सेशन पर दे सकें। ओके, तो चलिए बिना किसी देर के सेशन को शुरू करते हैं। तो लॉजिक एक ऐसा यूनिट है, ठीक है, फिलोसफी का जितना सारा एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आप यूजीसी नेट सेट गेट या फिर आप MSWB MSc का जो एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर WB SSC का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है, इस लॉजिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हम लोगों का कोशिश है लॉजिक का जितना सारा टॉपिक्स है, जितना सारा सिलेबस है, वो सब ख़त्म करवाओ। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलते रहेगा। ओके, तो और उसके साथ साथ ये हमारा हर एक मॉक टेस्ट 2.0 चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है इस कोर्स में हिस्सा लेने के लिए तो आप ज़रूर हिस्सा ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को 4500 प्लस फिलोसफी का MCQ मिलेगा, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, कंप्लीट फिलोसफी टेस्ट रहेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। और जितना सारा एंट्रेंस टेस्ट होते हैं फिलोसफी का वो सब आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो रजिस्टर करने के लिए लिंक यहाँ पर दिए गए हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को रजिस्टर करने के लिए लिंक मिल जाएगा। तो आप उस लिंक से भी क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को अनलिमिटेड पेपर 1 का जो टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा जो टेस्ट है वो वीक में 2 दिन हो रहा है। ठीक है, जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो ये हमारा 4 डेज हो जाएगा। ठीक है, तो जो टेस्ट का जो टाइम है वो सैटरडे होता है और संडे होता है। तो सैटरडे हमारा पेपर 1 का टेस्ट होते हैं और संडे हमारा पेपर 2 जो फिलोसफी का टेस्ट है। ठीक है, तो शाम को 7 बजे स्टार्ट होते हैं, रात को 8 बजे फर्स्ट सेशन हमारा ख़त्म होता है। अब फर्स्ट सेशन में जिसका टाइम नहीं होता है वो सेकंड सेशन में ज़रूर हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड सेशन हमारा स्टार्ट होता है रात 9 बजे से 10 बजे तक। ठीक है, ये पेपर 1 का टाइमिंग है। ठीक है, अगर आपको इस टाइमिंग से आप एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हो तो आप किसी भी टाइम इस टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, पेपर 2 के लिए भी सेम है। तो यहाँ पर भी हमारा रात को 7 बजे शुरू होते हैं। ठीक है, शाम को 7 बजे। तो अब इसका जो टाइमिंग है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, चाहे अगर 50 क्वेश्चन डाले तो ये 1 घंटा का हो जाएगा। ठीक है, अगर 100 क्वेश्चन डाला तो ये 2 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो सेकंड सेशन शुरू होता है वो रात 9:30 को। ठीक है, तो अभी हमारा 20% ऑफ चल रहा है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। और इस टेस्ट का रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडिटी है वो आपको दिसंबर 2023 का जो यूजीसी नेट के जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो जब तक कंडक्ट नहीं करवाया जाता है तब तक ये टेस्ट हमारा लगातार चलते रहेगा। और जो टेस्ट हमारा प्रीवियस हो गया है, ठीक है, उन सभी का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पर मेरा जीमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी दिया गया है, तो अगर इसके बारे में कुछ क्वेरीज है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं।
तो हम लोग बात कर रहे हैं कि लॉजिक के बारे में। तो लॉजिक क्या है वो तो पहले हम लोगों को जानना चाहिए ना। तो देखो, कुछ दार्शनिकों ने लॉजिक के बारे में बात किया है, तो पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। तो लॉजिक is the study of the methods and principles used to distinguish correct from incorrect reason। तो ये जो डेफिनेशन दिया गया है वो आई एम कॉपी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, मतलब इरविंग मार्मर कॉपी। ठीक है, तो इस बंदे का नाम भी याद रखो, तो कई बार इंटरव्यू में आप लोगों को ये पूछ सकते हैं। तो इरविंग मार्मर कॉपी ने इस लॉजिक का जो डेफिनेशन दिया है कि इसका अर्थ क्या है कि लॉजिक को एक मेथड्स या प्रिंसिपल की तरह हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग करेक्ट से इनकरेक्ट को हम लोग अलग कर सकें। राइट। अब रासेल ने क्या डिफाइन किया है कि लॉजिक के बारे में कि एक स्ट्रक्चर का स्टडी है, ठीक है, जो रिलेशन में रहता है। राइट, वो लॉजिक है। और विटगेनस्टाइन ने क्या कहा है कि लॉजिक इज नॉट ए बॉडी ऑफ प्रोपोजिशन नॉर इट इज एन एक्सियोमेटिक सिस्टम। तो लॉजिक क्या है कि लॉजिक रिप्रेजेंट्स द आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर ऑफ रियलिटी। ठीक है, तो रियलिटी का आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो देखो, अगर आप के बारे में आप लॉजिक के बारे में पहली बार जान रहे तो आपको मन में, ठीक है, जब आप एचएस में पढ़ा था या फिर ग्रेजुएशन में पढ़ा था तो आपके मन में ये था कि कुछ प्रोपोजिशंस रहते हैं, राइट, और उसके बेसिस पे कंक्लूजन रहता है, राइट, या फिर हम लोग सिंबलाइजेशन कर देते हैं, राइट, कि वो एक लॉजिक है, राइट। लेकिन वो लॉजिक नहीं है। ठीक है, कि उन्होंने जो विटगेनस्टाइन है उन्होंने कहा है कि ये ना ही एक्सियोमेटिक सिस्टम है और ना ही ये प्रोपोजिशंस का बॉडी है, राइट। तो लॉजिक जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि रियलिटी को, राइट, जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है इस रियलिटी का, वो है लॉजिक। ओके, अब जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत सारे पढ़ा है एरिस्टोटल के बारे में। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने लॉजिक के बारे में क्या कहा है कि लॉजिक को उन्होंने ऑर्गेनन कहा है, राइट। ये जो टर्म है ये आप लोगों को कई बार क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ऑर्गेनन। ठीक है, तो इस टर्म किससे रिलेटेड है? एरिस्टोटल से। और ऑर्गेनन का मतलब उन्होंने क्या कहा है कि लॉजिक या फिर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो लॉजिक उन्होंने इंस्ट्रूमेंट की तरह देखा है। ठीक है, तो वो इंस्ट्रूमेंट जिसके जरिए हम लोग किसी भी चीज़ को जान सकते हैं, राइट। तो ये तो गया लॉजिक के डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, तो लॉजिक क्या है? तो लॉजिक बेसिकली हम लोग जो बहस कर रहे हैं वो सब लॉजिक नहीं है, राइट। तो लॉजिक एक हथियार है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं उसके बाद ट्रूथ के बारे में। ठीक है, कि सत्य क्या है? तो देखो, लॉजिक के भाषा में अगर सत्य के बारे में बात करें तो देखो, लॉजिक इज ए कॉन्सेप्ट दैट रेफर्स टू द कॉन्फॉर्मिटी ऑफ ए स्टेटमेंट और बिलीफ टू रियलिटी। ठीक है, तो देखो, सत्य क्या है कि एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसको जरिए हम लोग ये जान सकते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है या फिर बिलीफ है, ठीक है, वो रियलिटी से कन्फर्म करता है या फिर वो रियलिटी से मैच करता है, राइट। वो है, अगर रियलिटी से मैच करता है या फिर कन्फर्म कर देते तो वो सत्य है, अगर नहीं मैच करता या फिर नहीं करते तो वो फॉल्स है, राइट। तो ट्रूथ और फॉल्स, ठीक है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो, इन अदर वर्ड्स ए स्टेटमेंट इज ट्रू इफ इट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स और कॉन्सेप्ट्स टू द अफेयर्स इट रेफर्स, राइट। तो और एक बात याद रखो कि ट्रूथ और जो फॉल्स है, ठीक है, वो सब रिलेटेड है प्रोपोजिशन के साथ। ठीक है, और ट्रूथ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो ट्रूथ के बारे में और दो स्टेटमेंट आप लोग याद में रखिए। ठीक है, ये स्टैटिक क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा जा सकता है कि ट्रूथ इज सब्जेक्टिव। वो बात क्या है किरकेगार्ड ने। ठीक है, और ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव
ठीक है, इसके बारे में बात किया है सोक्रेटिस ने। ठीक है, तो ये दो कोटेशन आप लोग याद में रखिए। ठीक है, कई बार आप लोगों को पेपर में पूछ लिया जाते हैं, तो ट्रूथ पर बात हो रही है तो आप लोगों को ये बता देना मैंने सही लगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि वैलिडिटी। ठीक है, तो वैलिडिटी इज ए कॉन्सेप्ट दैट रेफर्स टू द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन इन एन आर्गुमेंट। ठीक है, तो जब हम किसी आर्गुमेंट में, देखो ये वैलिडिटी और इनवैलिडिटी वो सब रिलेटेड है आर्गुमेंट पे, राइट। तो आर्गुमेंट में देखो पहले तो प्रीमाइसेस रहते हैं, राइट। प्रीमाइसेस बहुत सारे रह सकता है या फिर, ठीक है, दो ही रह सकता है। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन निकलता है, राइट। तो ये जो प्रीमाइसेस और कंक्लूजन के बीच जो रिलेशनशिप रहता है वो है वैलिडिटी या फिर इनवैलिडिटी, राइट। तो अगर ये प्रीमाइसेस के ज़्यादा जो स्टेटमेंट है, जो सेंटेंसेस है, राइट, जो प्रोपोजिशंस है, वो अगर सही निकले, ठीक है, और उसके बेसिस पर अगर कंक्लूजन ड्रॉन होते हैं, तो वो जो इसका जो रिलेशनशिप रहता है वो है वैलिडिटी। अगर इस कंक्लूजन अगर इसके मतलब फ्लोज नहीं करता है, ठीक है, तो लॉजिकली फ्लोज नहीं करते तो वो इनवैलिडिटी हो जाएगा, राइट। तो देखो एन आर्ग्यूमेंट इज वैलिड इफ द कंक्लूजन logically follows from the premises, right। तो in other words an argument is valid if the truth of the premises guarantees the truth of the conclusion। ठीक है, तभी हम लोग ये वैलिड कह सकते हैं। ओके, तो अब देखो ट्रूथ एंड वैलिडिटी के बारे में बात करते हैं। तो ट्रूथ क्या है कि ट्रूथ रेफर्स टू द कॉन्फर्मिटी ऑफ ए स्टेटमेंट और बिलीफ टू रियलिटी, राइट, व्हाइल वैलिडिटी रेफर्स टू द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन इन एन आर्ग्यूमेंट, राइट। तो ये प्रोपोजिशन के साथ आते हैं और ये आते हैं आर्गुमेंट्स के साथ, वैलिडिटी आर्गुमेंट के साथ आते हैं, राइट। आर्गुमेंट में जो प्रीमाइसिस और कंक्लूजन का जो रिलेशनशिप है वहाँ पर ये वैलिडिटी आती है, राइट। तो अब हम बात करते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिनोटेशन और कॉनोटेशन, राइट। तो डिनोटेशन का मीनिंग क्या है और कॉनोटेशन का मीनिंग क्या है वो सब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो डिनोटेशन एक टर्म है, ठीक है, जो यूज्ड इन सेमेंटिक्स एंड लिंग्विस्टिक टू डिस्क्राइब द लिटरल और डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ ए वर्ड और फ्रेज। ठीक है, तो डिनोटेशन का जो मीनिंग है, जो आप लोगों को डिक्शनरी में जो मीनिंग मिल सकता है, ठीक है, वही है डिनोटेशन। ठीक है, तो सपोज करो हम लोगों ने बोला कि पेन, राइट, तो ये एक इलेक्ट्रिकल पेन है। ठीक है, तो इस पेन का डिक्शनरी में क्या मीनिंग है वो हम देखते हैं। ठीक है, वो है इसका डिनोटेशन मीनिंग। तो चलिए ढूंढ लेते हैं। ओके, तो मेरे पास ये ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी है, तो रुको। ओके, तो देखो पेन, ठीक है, तो एन इंस्ट्रूमेंट फॉर राइटिंग और ड्राइंग द इंक टिपिकली कंसिस्टिंग ए मेटल निब और बॉल और ए नायलॉन टिप फिटेड इनटू ए मेटल और प्लास्टिक होल्डर, राइट। तो यहाँ पर ये इसका डेफिनेशन फिट नहीं हो रहा है, राइट, तो क्योंकि इसके अंदर निब तो नहीं है, राइट। तो अब इसका जो डेफिनेशन है वो हम लोग ढूंढते हैं। तो देखो एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड इन conjunction with a writing surface to enter comments और डाटा into a computer, राइट। तो ये इसके साथ फिट हो रहा है। तो ये जो इसका जो मीनिंग है, ठीक है, डिक्शनरी मीनिंग, वो है डिनोटेशन मीनिंग, राइट, डिनोटेशन। तो देखो ये डिनोटेशन रेफर्स टू द लिटरल और प्राइमरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड और फ्रेज, राइट, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इमोशनल और कल्चरल एसोसिएशन। ओके, तो इट इज द मोस्ट बेसिक एंड ऑब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ ए वर्ड, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि चेयर, राइट, तो चेयर डिनोट्स ए पीस ऑफ फर्नीचर विथ ए बैक, ए सीट एंड 4 legs ऑन व्हिच ए पर्सन कैन सिट। तो ये एक डिनोटेशन मीनिंग है चेयर के, राइट। ये जो प्राइमरी मीनिंग है वही है डिनोटेशन, राइट। तो ये सिंपल शब्दों से समझ लीजिए। और जो कॉनोटेशन है, ठीक है, वो एक इमोशनल और एक कल्चरल एसोसिएशन के द्वारा जो हम लोग बोलते हैं वो है
कॉनोटेशन मीनिंग। तो जैसे कि हम लोगों ने कहते हैं कि होम, राइट, तो होम मतलब घर, तो घर एक मंदिर है, राइट। तो अगर हम लोग ऐसे बोलते हैं तो ये क्या है कि हम लोग अपने इमोशनल से ये बात कह रहे हैं, राइट। और एक क्या कल्चरल एसोसिएशन के जरा हम लोग ये बोलते हैं, जिसके पास ये जो होम जो टर्म है, ठीक है, जो घर के बारे में पॉजिटिव मतलब एक्सपीरियंस है वो अच्छा ही बोलेगा, और जिसके साथ वो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है वो नेगेटिव की तरफ बात करेगा, राइट। तो बेसिकली ये कॉनोटेशन मीनिंग है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, राइट। और जो डिनोटेशन मीनिंग है वो पर्सन टू पर्सन नहीं वेरी करता है, वो प्राइमरी मीनिंग है, राइट, जो डिक्शनरी मीनिंग है। तो ये याद रखो कि देखो आप कैसे याद रख सकते हो कि डिनोटेशन ये जो मीनिंग है वो डिक्शनरी मीनिंग। देखो यहाँ से डी को मैच कर दो, ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। और यहाँ पर कोनोटेशन सी से कल्चरल, ठीक है, कल्चरल या फिर इमोशन, ओके। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि कोनोटेशन रेफर्स टू द इमोशनल और कल्चरल एसोसिएशन दैट ए वर्ड और फ्रेज कैरीज बियॉन्ड इट्स लिटरल और डिक्शनरी डेफिनेशन, right? So it is the subjective meaning that people attach to words based on their experiences, beliefs and cultural background, right? So for example the word home, right, so has a positive connotation for many people because it represents comfort, security and belonging, right? So however it can have negative connotations for other who have had negative experiences at home, right? तो जिसके साथ वो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है, right, वो सब नेगेटिव कॉनोटेशन के बारे में बात करेगा, और जिसके पास पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस है वो पॉजिटिव कॉनोटेशन के बारे में बात करेगा, राइट। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, राइट, क्योंकि हाँ सभी के इमोशनल एक जैसा तो नहीं है ना, ओके। तो अब यहाँ पर देखो डिस्टिंग्विशन यहाँ पर किया गया है डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन के बारे में। तो denotation and connotation are two related but distinct concepts in linguistic and semantics. Right? So denotation refers to the literal or primary meaning of a word, while connotation refers to the emotional or cultural association that people have with a word. Right? So while denotation is objective and universally accepted, or connotation is subjective and varies from person to person. Right? तो ये ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, बस कुछ 2-3 शब्द है, ये आप लोगों को याद में रखना, ओके। तो अब हम आते हैं कि लॉजिक का जो एक बिल्डिंग ब्लॉक्स आप कह सकते हो, ठीक है, वो है प्रोपोजिशन, ठीक है। प्रोपोजिशन के बिना लॉजिक कुछ भी नहीं है। तो देखो प्रोपोजिशन क्या है पहले वो तो हम लोगों को समझना पड़ेगा ना। तो ए स्टेटमेंट what is typically asserted using a declarative sentence and hence always either true or false, although its truth or falsity may be unknown. प्रोपोजिशन क्या है कि एक स्टेटमेंट है, ठीक है, बेसिकली वो एक डिक्लरेटिव सेंटेंसेस, राइट, जो हमेशा सत्य या फिर मिथ्या हो सकता है, राइट, और इसका सत्य और मिथ्या ये किसी को पता नहीं है, वो अननोन रहता है, राइट। ये देखो प्रोपोजिशंस ये सत्य हो सकता है या फिर मिथ्या हो सकता है, राइट, ये दोनों एक साथ में नहीं रहते, राइट। तो यही है प्रोपोजिशन। फिर अब प्रोपोजिशन देखो सिंपल प्रोपोजिशन हो सकता है, कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन भी हो सकता है। तो सिंपल प्रोपोजिशन क्या है कि जो सिंपल आइडिया है, राइट, सिंगल आइडिया, सिंपल आइडिया, राइट, वो है सिंपल प्रोपोजिशन। जैसे कि देखो यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिखा है कि द कैट इज ऑन द मैट, राइट। तो ये क्या है, एक सिंपल आइडिया है, राइट, यहाँ पर कोई जटिल आइडिया या फिर कुछ आइडिया तो कुछ नहीं है, राइट। अब देखो कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन क्या है कि जहाँ पर मल्टीपल आइडियाज के बारे में बात होते हैं, राइट। तो जैसे कि देखो यहाँ पर इफ इट रेन्स देन द गेम विल बी कैंसल्ड, राइट। तो यहाँ पर देखो दो आइडिया है, राइट, तो इफ इट रेन्स और द गेम विल बी कैंसल्ड, राइट। तो यहाँ पर दो सिंपल आइडिया को एक साथ में मिला दिया गया, राइट। तो
वो क्या है, वो कॉम्प्लेक्स आइडिया हो गया, राइट। तो आप देखो द ट्रूथ ऑफ प्रोपोजिशन, राइट। तो वन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोपोजिशन इज देयर ट्रूथ वैल्यू, राइट। ए प्रोपोजिशन इज एदर ट्रू और फॉल्स बट इट कैन नॉट बी बोथ, राइट। तो अब देखो प्रोपोजिशंस को और बहुत सारे तरीकों से डिवाइडेशन किया जा सकता है। तो जैसे कि देखो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, राइट। तो इसको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, तो इन दो तरीकों से डिवाइडेशन कर सकते हैं। तो देखो जो क्वांटिटेटिव है मतलब परिमाणगत दिख से हम लोग इसको डिवाइडेशन कर सकते हैं, और क्वालिटेटिव मतलब गुणगत दिख से, राइट। तो परिमाण के तरफ से दो तरीके से डिवाइडेशन किया जा सकता है, एक है यूनिवर्सल और दूसरा है पार्टिकुलर, राइट। तो यूनिवर्सल का जो टर्म आते हैं प्रोपोजिशन में वो है ऑल और नो, राइट। और पार्टिकुलर में जो टर्म आते हैं वो आते हैं सम, राइट। और क्वालिटेटिव के हिसाब से, ठीक है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ से हम लोग डिवाइडेशन कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि आर और आर नॉट, तो देखो इसको अगर हम लोग मिला देते हैं, ठीक है, कि यूनिवर्सल के साथ पॉजिटिव को, ठीक है, एक बार हम लोग इसको मिला सकते हैं, और यूनिवर्सल को एक बार नेगेटिव के साथ मिला सकते हैं, राइट। अब देखो पार्टिकुलर को एक बार हम लोग इस इसके साथ मिला सकते हैं, और पार्टिकुलर को हम लोग एक बार नेगेटिव के साथ मिला सकते हैं। तो अगर इसको मिला देते हैं तो देखो 4 सेंटेंसेस आते हैं, राइट। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, तो ऑल मेन आर मोटल, राइट। तो देखो यहाँ पर यूनिवर्सल है, राइट, ये पॉजिटिव भी है। और देखो नो मेन आर क्या लिखूं, मेंटल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो यूनिवर्सल भी है और पॉजिटिव भी है, राइट। और क्या लिखूं, सम मेन आर जेंटल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये पार्टिकुलर भी है और पॉजिटिव भी है, राइट। और एक यहाँ पर लिख देते हैं कि सम मेन आर नॉट जेंटल, ओके। तो देखो यहाँ पर देखो पार्टिकुलर भी है और नेगेटिव भी है, राइट। तो अगर इसको हम लोग प्रोपोजिशन के नाम से डिवाइडेशन करें, तो देखो ये है ए प्रोपोजिशन आते हैं, ये आता है ई प्रोपोजिशन, ये होते हैं आई प्रोपोजिशन, और ये होते हैं ओ प्रोपोजिशन, ठीक है। तो इसको हम लोग और भी डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, वो जब हम लोग कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में आऊँगा, ठीक है, तब कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, तब हम लोग इसको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन पे आप लोगों को आर्ग्यूमेंट्स क्या है, ठीक है, उसका जो वैलिडिटी इनवैलिडिटी टर्म आते हैं, राइट, प्रोपोजिशन को कैसे
पहचानोगे, कंक्लूजन को कैसे पहचानोगे, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन पे बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। तो हम लोग एक बार रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, तो देखो लॉजिक क्या है कि लॉजिक इज द स्टडी ऑफ द मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स यूज्ड टू डिस्टिंग्विश करेक्ट फ्रॉम इनकरेक्ट रीजन, जो कि आई एम कॉपी ने इसके बारे में बात किया है। ठीक है, ये एक डेफिनेशन दिया है लॉजिक का। ठीक है, तो रसेल ने क्या डेफिनेशन दिया है कि द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एज गिवन बाय रिलेशन। ठीक है, ये ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट नहीं है कि लॉजिक का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अब देखो ट्रूथ, यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ यही याद में रखना होगा कि ट्रूथ और फॉल्सिटी वो प्रोपोजिशन में आते हैं। राइट, प्रोपोजिशन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। राइट, सिर्फ यही याद रखना है। ठीक है, और ट्रूथ क्या है, फॉल्स क्या है, इसके बारे में आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग आप लोगों को बताया कि दो कोटेशन याद में रखने के लिए कि ट्रूथ इज सब्जेक्टिव, ये कियरकेगार्ड की तरह कहा गया है, और ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव, ये सोक्रेटिस की तरह कहा गया है। राइट, अब इसके बाद आते हैं कि वैलिडिटी और इनवैलिडिटी। राइट, तो वैलिडिटी और इनवैलिडिटी वो भी आर्गुमेंट में आते हैं। राइट, आर्गुमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। राइट, तो वैलिडिटी का जो रिलेशनशिप रहता है वो प्रीमाइस और कंक्लूजन के बीच रहता है। अगर जो प्रीमाइसेस के जो कंक्लूजन है जो प्रीमाइसेस से लॉजिकली फ्लोज करते हैं, ठीक है, लॉजिकली ड्रॉन्स करते हैं, मतलब लॉजिकली निकलते हैं, तो वो वैलिडिटी होगा, और अगर नहीं निकलते तो वो इनवैलिड हो जाएगा। राइट, अब देखो यहाँ पर ट्रूथ एंड वैलिडिटी के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात किया है कि ट्रूथ refers to the conformity of a statement or belief to reality, or while validity refers to the logical relationship between the premises and conclusion in an argument। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने बात किया है कि डिनोटेशन और कॉन्ट्रेशन मीनिंग के बारे में। राइट, तो डिनोटेशन क्या है कि ये एक प्राइमरी मीनिंग है। राइट, मतलब वर्ड और फ्रेज का इंडिपेंडेंट मीनिंग है, और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मीनिंग है। राइट, ये डिक्शनरी मीनिंग है, डिक्शनरी डेफिनेशन या फिर वर्ड फ्रेज का जो मीनिंग है, ठीक है, वो है डिनोटेशन। राइट, मतलब डी से डिक्शनरी, ये आप याद में रख सकते हो। राइट, तो डी से डिक्शनरी आप लोग याद रख सकते हो कि डिक्शनरी मीनिंग जो है वो है डिनोटेशन मीनिंग, और सी से कॉनोटेशन, सी से कल्चरल मीनिंग या फिर इमोशनल मीनिंग। ठीक है, ये है इसका बेसिक डिफरेंसेस यहाँ पर दिया गया है कि जो कॉनोटेशन मीनिंग है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और जो डिनोटेशन मीनिंग है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ठीक है, और ये लिटरली और प्राइमरी मीनिंग है। राइट, और जो कॉनोटेशन मीनिंग है वो कल्चरल या फिर इमोशनल है। राइट, तो उसके बाद हम लोगों ने बात किया है प्रोपोजिशन के बारे में। तो प्रोपोजिशन क्या है कि एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। राइट, तो जो हमेशा ट्रू या फिर फॉल्स होगा। राइट, वो ट्रू या फॉल्स दोनों एक साथ में नहीं हो सकते। ओके, अब प्रोपोजिशन सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो सिंपल प्रोपोजिशन क्या है कि एक जस्ट सिंगल आइडिया के बारे में डिस्कस करेगा, वो है सिंपल प्रोपोजिशन। और जो दो तीन सिंगल आइडियाज़ को एक साथ मिलाकर जो प्रोपोजिशन आते हैं वो है कॉम्प्लेक्स आइडिया या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन। राइट, तो यहाँ पर देखो ट्रूथ ऑफ प्रोपोजिशन के बारे में यहाँ पर हम लोगों ने बात किया कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ट्रूथ वैल्यू है प्रोपोजिशन का। राइट, अब प्रोपोजिशन इज एदर ट्रू और फॉल्स बट इट कैन नॉट बी बोथ। राइट, तो ये प्रोपोजिशंस का है। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर प्रोपोजिशंस को क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के हिसाब से डिवाइडेशन किया है। राइट, अब इसको जो लॉजिक में आप लोगों को देखने को मिलेगा, यही प्रोपोजिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ए प्रोपोजिशन, ई प्रोपोजिशन, आई प्रोपोजिशन एंड ओ प्रोपोजिशन। राइट, तो अब देखो यहाँ पर, ठीक है, एक सेंटेंस में या फिर एक प्रोपोजिशन में क्या क्या रहता है। तो देखो ये जो पहला जो ऑल है, राइट, तो ये क्या है, ये क्वांटिटी है। राइट, और ये जो मीन है, ठीक है, वो क्या है कि वो सब्जेक्ट टर्म है। और ये आर, ठीक है, ये आर जो है वो कॉपुला है, या फिर ये जो मेन और मोटल के बीच जो संयोग करता है, राइट, इसको कॉपुला कहते हैं। और ये क्या है कि ये मोटल जो टर्म है, ठीक है, वो प्रेडिकेट है। राइट, तो सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, और ये क्वांटिटी और कॉपुला। ठीक है, तो ये आप लोगों को एक सेंटेंस में या फिर एक प्रोपोजिशन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात भी आप लोगों ने
याद में रखो। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन पे आप लोगों को आर्गूमेंट्स के बारे में बताऊंगा, और जो डिडक्टिव इंडक्टिव आर्गूमेंट क्या है, वैलिडिटी क्या है, राइट, वो सब आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगर आप लोगों ने हमारा फिलोसॉफिकल स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। इस क्लास का PDF वहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PDF नोट्स, अपडेटेड नोटिफिकेशन, ई बुक्स, डेली क्विजेस होते हैं। मॉक टेस्ट का लिंक भी यहाँ पर आप लोगों को मिलते रहते हैं जो कि फ्री है, और क्लासेस का लिंक भी यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, और अलर्ट मैसेज भी हम लोग यहाँ पर डालते रहते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम ID है। ठीक है, इसको सर्च कर आप लोग हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक मिल जाएगा। अगर वो लिंक काम नहीं कर रहा है तो आप लोग सिंपली टेलीग्राम ऐप्स को ओपन कीजिए और सर्च कीजिए फिलोसॉफिकल स्टडी, तो आप लोगों को इस तरह से एक लोगो दिखाई देगा, तो इस लोगो पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। और उसके साथ साथ ये हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है फिलोसॉफिकल स्टडी, तो इसको भी लाइक, फॉलो और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लासेस का लिंक, वीडियोस और अपडेटेड नोटिफिकेशन भी मिलते रहते हैं। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, बाय।